विद्यार्थियों, यूजीसी नेट हिंदी की परीक्षा के लिए हमारे साथ जुड़िए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, अपना मत रखिए। हम आपको तमाम विधाओं में, चाहे साहित्य का इतिहास हो, चाहे कहानी हो, चाहे उपन्यास हो, उसकी एक विस्तृत व्याख्या और उस पर मत अभिमत सारी चीज़ों को हमारे चैनल पर अलग अलग वीडियो में अभिव्यक्त करने का जो उपक्रम कर रहे हैं, उसमें हम ये कोशिश करेंगे कि आपको विस्तार के साथ उस विषय की जानकारी प्रदान करें। और आप प्लीज़ चैनल देखते हुए वीडियो पूरा देखिए और अपनी राय और अपना मत दीजिए। हिंदी के उपन्यास सम्राट जिनको कहा जाता है, प्रेमचंद, और प्रेमचंद का जो उपन्यास आपके पाठ्यक्रम में शामिल है, गोदान, और प्रेमचंद का वास्तविक नाम था धनपत राय। बाद में सोजे वतन की जब कृतियां 1907 में जब प्रकाशित हुआ था वो कहानी संग्रह, तो अंग्रेज सरकार ने उस पर प्रतिबंध लगा दिया और उसकी प्रतियां वहाँ के कलेक्टर ने, जहाँ जिस जिले में उनका गांव पड़ता था, मंगवा कर सारी जलवा दी थी। उसके बाद प्रेमचंद अपना नाम बदल कर के नाम से लिखने लगे थे और तभी से फिर उर्दू में लिखते लिखते 1915 के बाद वो हिंदी भाषा की तरफ पूरी तरह से आ जाते हैं। प्रेमचंद की रचनात्मकता के बहुत सारे आयाम हैं। उन्होंने उपन्यास और कहानी को बहुत महत्वपूर्ण स्थान देते हुए उसकी महत्ता को एक विशेष तरह की प्रतिष्ठा और विशेष तरह का कंट्रीब्यूशन किया उन्होंने। प्रेमचंद को पढ़े बगैर शायद हम उत्तर भारत की जो जिंदगी है उसके बारे में जानकारी हासिल नहीं कर पाएंगे। आपके नेट के पाठ्यक्रम में शामिल ये उपन्यास गोदान, हम इसी की चर्चा करेंगे। और इसकी चर्चा करते हुए, क्योंकि लंबा उपन्यास है तो एक या दो वीडियो में तो हो नहीं पाएगा, हम कोशिश करेंगे कि कुछ कुछ कड़ियों में इस पर बातचीत करेंगे और आपकी परीक्षा के संबंधित जो तमाम सवाल है उनको हम हल करने का प्रयास करेंगे। कुछ पैराग्राफ पढ़ते हुए, कुछ कुछ खास कोटेशन पढ़ते हुए, वहां से हम क्या समझ सकते हैं और किस तरह की भाषा और किस तरह के संबंध को एक उपन्यासकार अपने उपन्यास में दर्ज करता है। गोदान का मतलब ही है कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद गाय का दान दिया जाता है। उन्होंने इसका नाम भी इसीलिए गोदान रखा है। और कहा जाता है कि जो हमारा परिवार का सदस्य मर गया है, उसको स्वर्ग में पहुंचने के दौरान बीच में एक नदी पड़ती है, वैतरणी नदी, उसको पार करने में वो गाय की बछिया मदद करेगी। तो इस शास्त्र सम्मत मान्यता को प्रेमचंद वर्तमान और जीवन की जो भौतिकता उसके संदर्भ में जोड़ते हुए इस उपन्यास में तमाम चीजों को, तमाम आयामों को हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। उस लिहाज से भी ये उपन्यास बहुत महत्वपूर्ण है और कहीं न कहीं अपने समय के तमाम सवालों से भी टकराता है। स्त्रियों की स्वतंत्रता हो या सामंती व्यवस्था के अपने जो रीति रिवाज थे उनसे है, मेहता और मालती के माध्यम से आधुनिक जीवन की जो तमाम विडंबना है, आधुनिकता क्या है, और स्त्री और पुरुष की जो स्वतंत्रता की बात की जाती है, विवाह संस्था से लेकर तमाम चीजें हैं। जातिवाद का जो सवाल है बार बार जिसकी हम बात करते हैं, तो अम्बेडकर साहब जिसकी बात करते रहे और बाद में तमाम लोगों ने बात की, और उसका खात्मा या उसकी समाप्ति कितनी ज़रूरी है, तो उन सारे सवालों को भी प्रेमचंद इस उपन्यास में एड्रेस करते हैं। उस लिहाज से ये उपन्यास बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है। और खेती किसानी जो महत्वपूर्ण हिंदुस्तान की जो एक कहते हैं कि मतलब बहुत ही बेसिक रहा है, खेती किसानी के बगैर तो बाकी सारी चीज़ों को समझना जानना भी मुश्किल है। तो होरी जो इसका नायक है वो खेती करता रहता है और खेती से ही अपना भरण पोषण करता है, लेकिन इतनी मेहनत करने के बावजूद भी उसका कहते हैं कि अपने परिवार का वो अच्छी तरह से पालन पोषण नहीं कर पाता है। और उसकी जो उसका सपना था गोदान, जो उसका एक ये सपना भी था गाय खरीदने का सपना, वो भी अधूरा रह जाता है। तो उस लिहाज से भी ये उपन्यास के संदर्भ को बताता है। हम बीच बीच में सारी जो इसकी महत्ता है उस पर लगातार बातचीत करते रहेंगे और आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि आखिर जो भारत का श्रमजीवी वर्ग है या किसी भी समाज का जो मेहनतकश वर्ग है, वो हमेशा अभावों में क्यों रहता है, जबकि वो तमाम जीवन संघर्ष करता है, हर तरह के संघर्ष से जूझता है। तो मैं पढ़ता हूँ उपन्यास के अंश। होरी राम ने दोनों बैलों को सानी पानी देकर अपनी स्त्री धनिया से कहा, गोबर को उख घोड़े ने भेज देना। उख यानी कि गन्ना जो होता है ना,
उत्तर प्रदेश की कहानी है तो वह गन्ना बहुत लगाया जाता है, तो उसी के लिए बोल रहा है वो। मैं न जाने कब लौटूं, जरा मेरी लाठी दे दो। धनिया के दोनों हाथ गोबर से भरे थे, उपले पात कर आई थी, बोली, अरे कुछ रस पानी कर लो, ऐसी जल्दी क्या है। वो घर में भी पशु है तो उनका गोबर वोबर कुछ करके आई, उपले पात के आती है, तो उसकी पत्नी कहती है कि इतना जल्दी क्या है तुम्हें। होरी ने अपने चूरियों से भरे हुए माथे को सिकोड़ कर कहा, तुझे रस पाने की पड़ी है, मुझे ये चिंता है कि अबेर हो गई तो मालिक से भेंट न होगी। अबेर ने की देर, अगर देर हो जाएगी तो मालिक बड़े लोग हैं ना वो राजा साहब से मिलने के लिए जा रहा है। स्नान पूजा करने लगेंगे तो घंटों बैठे बीत जाएगा। अरे कि बड़े लोग हैं, पूजा पाठ करते हैं तो हमें वेट करना पड़ेगा ना, इसलिए तुम जल्दी कर दो। इसी से तो कहती हूँ कुछ जलपान कर लो, और आज न जाओगे तो कौन हरज होगा। अभी तो परसों गए थे। तू जो बात नहीं समझती उसमें टांग क्यों अड़ाती है भाई। मेरी लाठी दे दे और अपना काम देख। ऐसी मिलने जुलने रहने का प्रसाद है कि अब तक जान बची हुई है। नहीं, कहीं पता न लगता कि किधर गए। गांव में इतने आदमी तो हैं, किस पर बेदखली नहीं आई, किस पर कुड़की नहीं आई। जब दूसरे के पांव तले अपनी गर्दन दबी हुई है तो उन पांवों को सहलाने में ही कुशल है। प्रेमचंद क्या कह रहे हैं कि जब दूसरे के आपकी नीचे आपकी गर्दन दबी हुई है ना, तो उन पांव को सहलाने की जरूरत है। आपको मालिक की फिर प्रशंसा करनी पड़ेगी, उसकी चमचागिरी करनी पड़ेगी। इसलिए वो कह रहा है कि अब क्या क्या ही किया जाए। वो कह रहा है कि ये सब मिलने जुलने के कारण ही संभव हुआ है, हम बचे हुए हैं। देखिए, सामान्य किसान या सामान्य मनुष्य की जो प्रणाली है हमारे यहाँ पर, आप आस पड़ोस में देखते भी होंगे। जिससे काम होता है आदमी कैसे उसके साथ में उसकी उसकी चापलूसी करता है, या उसके बारे में अच्छा अच्छा बोलता है। जब काम नहीं होता तो उसके बारे में कुछ और ही बोलने लगता है। तो यहाँ पर होरी कुछ इसी प्रकार की बात बोला। लेकिन दुनिया के बारे में देखिए, प्रेमचंद ने बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। धनिया इतनी व्यवहार कुशल न थी। उसका विचार था कि हमने जमींदार के खेत जोते हैं तो वह अपना लगान ही तो लेगा, उसकी खुशामद क्यों करें, उसके तलवे क्यों सहलाएं। यद्यपि अपने विवाहित जीवन के इन 20 वर्षों में उसे अच्छी तरह अनुभव हो गया था कि चाहे कितनी ही कतर ब्योंत करो, कितना ही पेट पेट तन काटो, चाहे एक एक कोड़ी को दांत से पकड़ो, मगर लगान बेबाक होना मुश्किल है। फिर वह भी हार न मानती थी, और इस विषय पर स्त्री पुरुष में आए दिन संग्राम छिड़ा रहता था। उसकी 6 संतानों में केवल 3 जिंदा रही। एक लड़का गोबर कोई 16 साल का, और 2 लड़कियां सोना और रूपा 12 और 8 साल की। 3 लड़के बचपन में ही मर गए। उसका मन आज भी कहता था अगर उनकी दवा दारू होती तो वे बच जाते, पर वह एक थैले की दवा भी न मंगवा सकी थी। उसकी भी उम्र अभी क्या थी, 36वां ही साल तो था, पर सारे बाल पक गए थे, चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई थी, सारी देह ढल गई थी। वह सुंदर गेहुआ रंग सांवला संवला गया था, और आंखों से भी कम सूझने लगा था। पेट की चिंता ही के कारण तो कभी तो जीवन का सुख न मिला। इस चिरस्थायी जीर्ण अवस्था में ने उसके आत्मसम्मान को उदासीनता का रूप दे दिया था। मतलब इतना मेहनत करने के बावजूद भी वो, मतलब कहते हैं ना कि एक बेहतर जिंदगी जो जीने का स्वप्न है उसको पूरा नहीं कर पाए। और कह रहे कि मेरे 3 बच्चे इसलिए मर गए थे क्योंकि हम उसके लिए कुछ दवा नहीं मंगवा सके थे। जिस गृहस्थी में पेट की रोटियां भी न मिले, उसके लिए इतनी खुशामद क्यों। इस परिस्थिति में उसका मन बराबर विद्रोह किया करता था, और 2-4 गुड़कियां खा लेने पर भी उसे यथार्थ का ज्ञान होता था, है ना। मतलब वो कह रही कि उसको जीवन की वास्तविकता का जैसे एहसास हो गया था। 20 वर्ष का उसका दाम्पत्य का जीवन था, और उसने इस चीज को महसूस कर लिया था कि हम चाहे कितना भी मेहनत कर लें, कुछ भी कर लें, तो भी जमींदार हमारा लगान माफ नहीं करेगा। और हम कितनी भी मेहनत करें फिर भी हम एक बेहतर आर्थिक स्थिति वाली संपन्न जिंदगी नहीं जी सकते हैं। उसने परास्त होकर होरी की लाठी, मिर्जाई जूते, पगड़ी और तंबाकू का बटुआ लाकर सामने पटक दिया। होरी ने उसकी ओर तरेर कर कहा, क्या ससुराल जाना है जो पांचों पोशाक लाई हो। ससुराल में भी तो जवान साली सरज नहीं बैठी है जिसे जाकर दिखाऊं। ऐसे मजाक कर रहा है। होरी के गहरे सांवले पिचके हुए चेहरे पर
मुस्कुराहट की मधुरता झलक पड़ी। धनिया ने लजाते हुए कहा, ऐसे ही तो बड़ी सजीले जवानों की साली सरहजें तुम्हें देखकर रीझ जाएंगी। होरी फटी हुई मिर्जाई को बड़ी सावधानी से तय करके खाट पर रखते हुए कहा, तू क्या समझती है मैं बूढ़ा हो गया? अभी तो 40 भी नहीं हुए, मर्द साठे पर पाटे होते हैं। दोनों में हंसी मस्ती चल रही है। तो वो कहती है कि तुम तो बूढ़े हो गए हो, तो कहता है कि नहीं, मतलब मर्द जो होता है, यानी पुरुष जो होता है वो 60 वर्ष की उम्र के बाद मजबूत होता है और ज्यादा, और हम तो अभी 40 के भी नहीं हुए हैं, तो आप इस तरह की बात क्यों बोल रही हो तुम, है ना? और दोनों कहते हैं ना कि जो सीरियस माहौल था उसको उन्होंने थोड़ा हंसी मजाक के माहौल में तब्दील कर दिया। जाकर शीशे में मुंह देखो, तुम जैसे मर्द साठे पर पाठे नहीं होते। दूध की अंजन लगाने तक को तो मिलता नहीं पाठे होंगे। तुम्हारी दशा देखकर तो मैं और भी सुखी जाती हूँ कि भगवान, ये बुढ़ापा कैसे कटेगा, किसके द्वार पर भीख मांगे। पूरी पीड़ा दशा बता रही कि अगर यही स्थिति रही तो बुढ़ापे में क्या करेंगे, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है और किसके द्वार पे जाकर भीख मांगेंगे हम। जो बेसिक हमारी रिक्वायरमेंट है उसको भी हम पूरी नहीं कर पा रहे हैं। बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, न खाने को, जो खाने की रोटी कपड़ा मकान की जो बात बार बार हमारे अर्थशास्त्र में कही जाती है उसको भी हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं। और धनिया बार बार इसकी चिंता करती है, लेकिन धनिया इससे ज्यादा जैसे होता है ना कि मतलब उसके हाथ हर तरफ बंधे हुए हैं। एक तो स्त्री है, सामाजिक मान्यताएं, कोई अधिकार नहीं कह सकते हैं, बाहर की चीजों में दखल नहीं कर सकती है। फिर इस प्रकार का सिस्टम है, राजाओं का जमाना है। तो जो लोग कहते हैं कि प्रेमचंद ने सामंती व्यवस्था के खिलाफ नहीं लिखा है, सामंती व्यवस्था को ट्रेस आउट नहीं किया, उनको इस उपन्यास को पढ़ना चाहिए। ये 1936 में लिखा गया उपन्यास है। जाहिर सी बात है हिंदुस्तान 1947 में आजाद होता है। तो उससे पहले की जो व्यवस्था थी, उससे पहले का जो सिस्टम था जिसमें किसानों की क्या दशा थी, दुर्दशा थी, और उनकी क्या हालत थे, इस उपन्यास को पढ़ करके हम बहुत सारी चीजें समझ सकते हैं। और आज़ादी के बाद जाहिर सी बात है कि सारी चीजें बदली, कानून बदले, व्यवस्था बदली। तो उसमें जो किसानों को और जो तमाम हाशिए के वर्ग है उनको बहुत सारे अधिकार प्रदान किए गए, वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया शुरू होती है। तो जाहिर सी बात है कि उनकी जिंदगी में परिवर्तन आता है, वो जिसकी जरूरत थी, जिसकी आवश्यकता थी। इसीलिए तो सारी आजादी की लड़ाई को लड़ा जा रहा था। होरी की वह क्षणिक मृदुता यथार्थ की आंच में जैसे झुलस गई। लकड़ी संभालता हुआ बोला, साठे तक पहुंचने की तो नौबत न आने आने पाएगी धनिया, इससे पहले ही चल देंगे। क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि तुम चिंता क्यों करती हो, उससे पहले ही चले जाएंगे हम, 60 से आगे पार भी नहीं होंगे। और जब कहा ना उसने, यथार्थ वास्तविकता से उसका परिचय करवाया, तो जो होरी ने कुछ मस्ती की थी ना, मतलब उस कुछ खुश रहने की कोशिश की थी, उस इस जिसे वो यथार्थ और कल्पना का मिलन हुआ और किस प्रकार से दोनों एक दूसरे को खत्म कर देते हैं वाली बात। इसलिए प्रेमचंद ने बहुत अच्छी पंक्ति लिखी है कि होरी की वह क्षणिक मृदुता कौन सी, कि हम साठे पर बांटे होंगे वाली जो बात कही थी ना, जैसे ही उसकी पत्नी ने यथार्थ का एहसास करवाया कि हमारी स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, तो लेखक कह रहा है कि यथार्थ की सांच में जैसे वो सारा सब कुछ झुलस गया, सब कुछ जल गया उसका सपना। तो वो कह देता है कि धनिया, शायद वो वक्त भी नहीं आएगा, हम वहां तक पहुंचेंगे भी नहीं, उससे पहले ही चल देंगे हम। धनिया ने तिरस्कार किया, अच्छा रहने दो, मत अशुभ मुंह से निकालो, तुमसे कोई अच्छी बात भी कहे तो लगते हो कौशन। बस वो कहती है कि किस प्रकार की बात क्यों बोल रहे हो तुम। अब देखिए वो राजा साहब के पास जा रहा है। पूरी कंधे पर लाठी रखकर घर से निकला तो धनिया द्वार पर खड़ी उसे देर तक देखती रही। उसके इन निराशा भरे शब्दों ने धनिया को चोट खाए हुए उस हृदय में आतंक में कंपन सा डाल दिया था। मतलब इस प्रकार की बात बोले ना, 60 से पहले ही चल जाएंगे, क्योंकि उसका तो साथ जीवन में कुछ था नहीं, वही था ना साथ, सब कुछ था। तो उसको और भी कष्ट होता है, उसको अंदर से और कहते हैं ना, एक दुख महसूस या दुख पहुंचता है वो बहुत गहराई के साथ। वह जैसे अपने नारित्व के संपूर्ण तप और व्रत से अपने पति को अभय दान दे रही थी। उसके अंतःकरण
से जैसे आशीर्वादों का व्यू सा निकल कर होरी को अपने अंदर छिपाए लेता था। विपन्नता के इस अथाह सागर में सुहाग ही तरण था, यानी कि पहले तो गरीबी थी, दुख ही दुख था, उसमें सुहाग ही अगर चला जाएगा तो किसके सारे जिंदगी जिएगी। जिससे पकड़े हुए वह सागर को पार कर रही थी। इस असंगत शब्दों ने यथार्थ के निकट होने पर भी मानो झटका देकर उसके हाथ से वह तिनके का सहारा भी छीन लेना चाहा, बल्कि यथार्थ के निकट होने के कारण ही उसमें इतनी वेदना शक्ति आ गई थी। मतलब इस सारी चीजों को, क्योंकि दाम्पत्य का एक अलग ही जीवन है ना भाई, आप जिसके साथ है, उस साथ का की ताकत क्या होती है उसको एहसास था ना। काना कहने से काने को जो दुख होता है तो क्या दो आंखों वाले आदमी को हो सकता है क्या। तो उस बात को समझिए कि जो काना होता है उसको काना का दुख हुआ था, हम लोग गरीब है, हमारी स्थिति इतनी खराब है और शायद हम साठे 60 को पार नहीं कर पाएंगे सच में। तो इसलिए उसको दुख पहुंचता है, कष्ट पहुंचता है, और उसको कहती है कि जो दाम्पत्य का मेरा जीवन है इसमें जो कुछ सहारा है, अगर इसको भी छीन लेगा तो मेरी जिंदगी में मेरा सहारा कौन बनेगा। और उसके साथ अंत में क्या होता है ये तो हम उपन्यास से पढ़ेंगे, अंत तक पहुंचेंगे तो पता चलेगा। होरी कदम बढ़ाए चला जाता था। पगडंडी के दोनों ओर ऊख के पौधों को लहराती हुई हरियाली देखकर उसके मन में कहा, भगवान कहीं गो से बरखा कर दे और डांडी सुबीते रहे तो एक गाय जरूर लेगा। देशी गाय न दूध दे न उसके बछड़े ही किसी काम के हो, बहुत हुआ तो तेली की कोलू में चलती हो नहीं, वह पछाई गाय लेगा। मतलब इसको आजकल कहते हैं ना वो दूसरी वाली गाय, पछाई गाय लेगा भाई। देसी गाय में कुछ ज्यादा दम नहीं। उसकी खूब सेवा करेगा, कुछ नहीं तो 4-5 सेर दूध होगा। गोबर दूध के लिए तरस तरस कर रह जाता है। इस उम्र मैंने खाया पिया तो फिर कब खाएगा। साल भर भी दूध पी ले तो देखने लायक हो जाए। बछड़े भी अच्छे बैल निकलेंगे, 200 से कम की कोई न होगी। फिर गऊ से भी द्वार की शोभा है। सवेरे सवेरे गऊ के दर्शन हो जाए तो क्या कहना। न जाने कब ये साध पूरी होगी, कब वह शुभ दिन आएगा। अब देखिए उसकी, वो जब जा रहा है रास्ते में तो ये सोचता हुआ जा रहा है कि गाय लेना चाहता हूँ तो गोबर भी दूध पिएगा, बच्चों को भी कुछ मिलता रहेगा, और घर में रहेगी गाय तो गाय के दर्शन करेंगे तो उससे भी अच्छा रहेगा, है ना। और उसके फिर बछड़े होंगे, बैल होंगे, सब कुछ बेचूंगा। मतलब बड़े बड़े सपने देख रहा है वो। अब इन सपनों को वो कैसे पूरा कर पाएगा नहीं कर पाएगा उसको नहीं पता है, लेकिन वो सपने जरूर देख रहा है। तो गोबर होरी इस प्रकार के सपने देखता हुआ आगे बढ़ रहा है और ये चाहता है कि उसका ये सपना पूरा हो। लेकिन उसको उसको खुद नहीं यकीन है कि ये काम कब पूरा होने वाला है, क्योंकि उसको पता है उसकी आर्थिक स्थिति क्या है। हर एक ग्रस्त की भांति होरी के मन में भी गऊ की लालसा चिरकाल से चली आती थी। यही उसके जीवन का सबसे बड़ा स्वप्न, सबसे बड़ी साध थी। बैंक सूद से चैन करने या जमीन खरीदने या महल बनवाने की विशाल आकांक्षा उसके नन्हे से हृदय में कैसे समाती। क्या कह रहा है कि उसका हमेशा से सपना रहा है, यही सपना रहा है कि गाय लेना है। उसे उसका कोई बहुत बड़ा सपना नहीं रहा है कि बहुत बड़ा गाड़ी के लेना है, बंगला लेना है, कार लेना है, खरबों की संपत्ति इकट्ठी करना है, ऐसा सपना नहीं है। इतना छोटा सपना है उसको भी वो पूरा नहीं कर पा रहा है ना। तो लेखक कह रहा है कि उसके छोटे से हृदय में बड़े सपने समाते भी कैसे। कहते हैं ना कि बैंक से लोन लेकर के, पैसा लेकर के जमीन खरीदने का सपना नहीं है। तो इस तरह से उसका नन्हा सा जो हृदय था उसका सिर्फ इतना ही सपना था हमेशा के लिए कि एक गाय खरीदना। लेकिन उस काऊ या गाय को खरीदने का सपना भी उसका पूरा होने में कितनी बाधाएं होती है और अंततः तो पूरा होता है कि नहीं होता है, ये उपन्यास के अंत में जाकर आपको पता चलेगा। जेठ का सूर्य आमों के झुरपुट से निकलकर आकाश पर छाई हुई लालिमा को अपने रजत प्रताप से तेज प्रदान करता हुआ ऊपर चढ़ रहा था और हवा में गर्मी आने लगी थी। दोनों ओर खेतों में काम करने वाले किसान उसे देखकर राम राम करते और सम्मान भाव से चिलम पीने का निमंत्रण देते थे। प्रहरी को इतना अवकाश कहाँ था। उसके अंदर बैठी हुई सम्मान लालसा ऐसा आदर पाकर उसके सूखे मुख पर गर्व की झलक पैदा कर रही थी कि लोग कितनी इज्जत करते हैं मेरी। ये बात हमेशा महसूस करता है वो। मालिकों से मिलते जुलते रहने का ही तो प्रसाद है, यानी कि राजा साहब से मिलने जा रहा है ना, जागीरदार साहब से, तो रुतबा बना हुआ है भाई।
सबका आदर करते हैं, नहीं तो कौन पूछता 5 बीघे कि किसान की बिसात ही क्या है। ये कम आदर नहीं कि 2-3 4-4 फल वाले महतो भी उसके सामने सिर झुकाते हैं, यानी कि जिनके पास बड़ी बड़ी जागीरें हैं, जमीन है, वो भी उसका उतना ही सम्मान करते हैं, ऐसा होरी का कहना है। अब वह खेतों के बीच की पगडंडी छोड़कर एक लहेटी में आ गया था, जहां बरसात में पानी भर जाने के कारण तरी रहती थी और जेठ में कुछ हरियाली नजर आती थी। जेठ का महीना यानी गर्मी का महीना, जून मई जून चल रहा है। आसपास के गांवों की गौएं यहाँ चरने आया करती थी। उस समय में भी यहाँ की हवा में कुछ ताजगी और ठंडक थी। होरी ने 2-3 सांसें जोर से ली। उसके जी में आया कुछ देर यहीं बैठ जाए, दिन भर से लू लपट में मरना ही है। कई किसान इस गड्ढे का पट्टा लिखाने को तैयार थे, अच्छी रकम देते थे, पर ईश्वर भला करे राय साहब का कि उन्होंने साफ कर दिया यह जमीन जानवरों की चराई के लिए छोड़ दी गई है और किसी दाम पर न उठाई जाएगी। कोई स्वार्थी जमींदार होता तो कहता गाय जाए भाड़ में, हमें रुपये मिलते हैं क्यों छोड़े। पर राय साहब अभी तक पुरानी मर्यादा निभाते हैं, जो मालिक प्रजा को न पाले वह कोई आदमी है। अब अपने राय साहब जिनके पास मिलने जा रहा है, उनकी मन ही मन प्रशंसा कर रहा है कि इसको कुछ कोई जमीन लेना चाहता था, लेकिन राय साहब ने कहा कि नहीं, ये गायों को चरने के लिए हम किसी को भी नहीं देंगे। तो कह रहा है कि राय साहब पुरानी मर्यादाओं का निर्वाह करते हैं और अपनी जनता के हित में फैसले लेते हैं। सहसा उसने देखा भोला अपनी गाय लिए इसी तरफ आ रहा है। भोला इसी गांव से मिले हुए पूर्वे का ग्वाला था और दूध मक्खन का व्यवसाय करता था। अब भोला उस जमाने का समझिए कि मतलब गाय वाला दूध मक्खन का व्यवसाय कर रहा है, तो उसके पास भी आर्थिक स्थिति उसकी संपन्न काफी ठीक ठाक थी। तो होरी से उसकी मित्रता भी थी कुछ कुछ। तो आगे देखिए क्या होता है। अच्छा दाम मिल जाने पर कभी कभी किसानों के हाथों गाय बेच भी देता था। होरी का मन उन गायों को देखकर ललच गया। अगर भोला व आगे वाली गाय उसे दे तो क्या कहना, रुपए आगे पीछे देता रहेगा। वह जानता था घर में रुपया नहीं है, अभी तक लगान नहीं चुकाया जा सका। देखिए कहने की लगान, जो लगान लगान फिल्म भी देखी होगी आपने ना, वही लगान 1947 से पहले पहले किसानों को कितना लगान भरना पड़ता था, क्योंकि समझिए कि सरकार का जो मेन इनकम सोर्स वही था कि और गरीबों जो गरीब है उनको कितना ज्यादा चूसा जा सकता है। लेकिन 47 के बाद कैसे नियम बदलता है, इस डिपार्चर को वही लोग समझ पाएंगे जो खेती किसानी को समझते हैं, जो खास तौर से गांव के जीवन को समझते हैं। जो संपन्न परिवार में पैदा हुआ है वो इस दर्द को, इस पीड़ा को शायद समझ नहीं पाएगा। तो लगान भी नहीं चुका पाया था। विशेषर शाह का देना भी बाकी है, जिस पर आने रुपये का देखिए वहां पर ब्याज भी चल रहा है, सूद इंटरेस्ट भी चल रहा है। लेकिन दरिद्रता दरिद्रता में जो एक प्रकार की अदूरदर्शिता होती है, वह निर्लजता जो तकाजे गाली और मार से भी भयभीत नहीं होती। क्या करेंगे गरीबी, आप क्या कीजिएगा। तो कह रहा है कि जो गरीबी की जो की जो दर्द है, पीड़ा है, उसके आगे सब कुछ कमजोर है। उसने उसे प्रोत्साहित किया। बरसों से जो साथ मन को आंदोलित कर रही थी, उसने उसे विचलित कर दिया। भोला के समीप जाकर बोला, राम राम भोला भाई, कहो क्या रंग ढंगे, सुना आपकी मेले में नई गाय लाए हो। जाके बात कर रहा है उसे। भोला ने रुखाई से जवाब दिया। होरी के मन की बात उसने ताड़ ली थी। हाँ, 2 बच्चियां हैं और 2 गाय लाया। पहले वाली गाय सब सूख गई है, बंदी पर दूध न पहुंचे तो गुजर कैसे हो। वो दूध बेचता है ना, तो बोल रहा है कि पहले वाली जो गाय थी सूख गई, वो तो दूध देती नहीं है, तो नहीं लाके आना पड़ा मेरे को, तो क्योंकि हमें तो दूध का व्यवसाय भी तो करना है ना। गोरी होरी ने आगे वाली गाय के पुट्ठे पर हाथ रखकर कहा, उधार तो मालूम होती है, कितने में ली। भोला ने शान जमाई। अब की बाजार बड़ा तेज रहा महतो, इससे 80-80 रुपये देने पड़े। आंखें निकल आई। 30-30 रुपये की तो दोनों कलोरों के दिए। 30 पर ग्राहक रुपये का 8 सेर दूध मांगता है। बड़ा भारी कलेजा है तुम लोगों का भाई, लेकिन फिर लाए भी तो माल की यहाँ 10-5 गांव में तो किसी के पास निकलेगी नहीं। कह रहा है कि बहुत रिस्क लेने वाले हो तुम लोग, लेकिन तुम एकदम बिल्कुल यूनिक चीज लाए हो। भोला पर नशा चढ़ने लगा। बोला, राय साहब इसके 100 रुपये देते थे, दोनों क्लोरों के 50-50 रुपये, लेकिन हमने न दिए। भगवान ने चाहा तो 100 रुपये इसी ब्यान में पीट लूंगा। बोला कि राय साहब खुद लेना चाहते थे पूरा,
100 रुपये देना चाहते थे, 80 में लाया 100 में बेच देता, लेकिन हमने उनको नहीं दिया। और भगवान ने चाहा तो इस अगली सीजन में वापस डबल पैसा कमा लूंगा मैं। इसमें क्या संदेह है भाई, मालिक क्या खा के लेंगे, नजराने में मिल जाए तो भले ही ले ले। ये तुम ही लोगों का गुर्दा है कि अंजुली भर रुपये तकदीर के भरोसे बीन देते हो। यही जी चाहता है कि इसके दर्शन करता रहूं। क्या कह रहा है कि तुम बड़े तकदीर वाले लोग हो, कि मतलब उस भगवान के भरोसे सब पैसा दे देते हो, और हमारा तो यही मन है कि बस हम इनके दर्शन करते रहें बस। धन्य है तुम्हारा जीवन की गौओं की इतनी सेवा करते हो, हमें तो गाय का गोबर भी मैसर नहीं है। गिरस्त के घर में एक गाय भी न हो तो कितनी लज्जा की बात है। साल के साल बीत जाते हैं, गोरस के दर्शन नहीं होते। घरवाली बार बार कहती है, बोला भैया से क्यों नहीं कहते। मैं कह देता हूँ कभी मिलेगा तो कहूँगा। तुम्हारे स्वभाव स्वभाव से बड़ी प्रसन्न रहती है। उसकी प्रशंसा कर रहा है, मेरी पत्नी बहुत प्रशंसा करती है तुम्हारी, और कहती है कि कभी भोला भैया को बोलो कुछ गाय हमें भी दिलवा देगा दी। कहती है कि ऐसा मर्द नहीं देखा कि सब बातें करेंगे, नीचे आंखें करके कभी सिर नहीं उठाते। बोला कि बड़ा ही हम्बल और बड़ा ही विनम्र आदमी है, कभी हमसे आंख में आंखें डाल करके बात नहीं की, हमेशा नजरें झुका करके बात करता है। भोला पर जो नशा चढ़ चढ़ रहा था उसे इस भरपूर प्याले ने और गहरा कर दिया। बोला, आदमी वही है जो दूसरों की बहू बेटी को अपनी बहू बेटी समझे, जो दुष्ट किसी मेहरिया की ओर ताके उसे गोली मार देना चाहिए। भोला भी अपना ताव में आ गया कि वाह, भाभी जी मेरी प्रशंसा कर रही है, तो उसका भी मन एकदम खुश हो गया और ज्यादा। तो कहता है कि बस ऐसे ही होना चाहिए, दूसरों की औरतों की तरफ देखने की आवश्यकता क्या है। और उसका और भी हौसला कह सकते हैं कि बुलंद हो जाता है। तो होरी उसको मतलब समझे कि एक तरह से इम्प्रेस कर रहा है कि अगर गाय दे दे हमको तो हमारा काम हो जाए भाई। ये तुमने लाख रुपए की बात कह दी भाई। बस सज्जन वही जो दूसरों की आबरू को अपनी आबरू समझे। जिस तरह मर जाने से औरत अनाथ हो जाती है, उसी तरह औरत के मर जाने पर भी मर्द के हाथ पांव टूट जाते हैं। मेरा तो घर उजड़ गया, मैं तो कोई एक लोटा पानी देने वाला भी नहीं। गत वर्ष भोला की स्त्री लू लग जाने से मर गई थी, ये होरी जानता था, लेकिन 50 बरस का खंखर भोला भीतर चेतना स्निग्ध है, वह यह न जानता था। स्त्री की लालसा उसकी आंखों में सजल हो गई थी। होरी को आसन मिल गया, उसकी व्यवहारिक कृषक बुद्धि सजग हो गई थी, है ना। अब 50 साल का हो चुका है, वो भी उसकी पत्नी पिछले वर्ष मर गई थी, लेकिन होरी इस बात को अब समझा कि इसके मन में अभी भी स्त्री की लालसा और दूसरा विवाह करना चाहता है। तो उसने अब अपनी कृषक जो बुद्धि होती है, किसानी बुद्धि की, कैसे किससे काम निकलवाना है, कि अगर तुम्हें मुझसे कुछ काम है तो तुम्हें मेरा भी कुछ काम करना पड़ेगा। तो उस व्यवहारिक बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए भोला को कैसे वो कहते हैं कि मतलब प्रभावित करता है, वो भोला से किस तरह की बातें हो रही कर रहा है, वो भी अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण बात है। पुरानी मसल झूठी थोड़ी है कि बिन गरनी गर्भूत का डेरा, कहीं सगाई क्यों नहीं ठीक कर लेते। उसको बोल रहा है कि पुराने लोगों ने जो कहा ना कि जब तक घर में स्त्री नहीं है तब तक घर क्या है, भूत का डेरा है, एक कहावत है पुरानी। तो इसलिए वो अपनी बात को कह रहा है कि पुराने लोगों ने अच्छी बात कही है, तो तुम भी कुछ कर लो अगर संभव है तो। ताक में हो महतो पर कोई जल्दी फंसता नहीं, 150 खर्च करने को भी तैयार हूँ, जैसी भगवान की इच्छा हो। कहता है कि मैं तो तैयार हूँ, लेकिन कोई रेडी हो तब ना, मैं तो कुछ पैसा भी खर्च करने को तैयार हूँ। अब भी मैं फिक्र में रहूंगा, भगवान चाहेंगे तो जल्दी घर बस जाएगा। अब पूरी कहता है कि ठीक है, तुमने मुझे बता दिया तो मैं भी ध्यान रखूंगा, और भगवान ने चाहा तो जल्दी तुम्हारा काम हो जाएगा। बस यही समझ लो कि अब उबर जाऊंगा भैया। घर में खाने को भगवान का दिया बहुत है, 4 पसेरी दूध हो जाता है, लेकिन किस काम का। मेरे ससुराल में एक मेहरिया है, 3-4 साल हो गए उसका आदमी उसे छोड़कर कलकत्ता चला गया। बेचारी पिसाई करके गुजर कर रही है, बाल बच्चा भी कोई नहीं, देखने सुनने में अच्छी है, बस लक्ष्मी समझ लो। अब होरी अपना दाव खेल रहा है कि मेरे ससुराल में है, देखता हूँ मैं, सारा बता रहा है कि लड़की है, उसका पति उसको छोड़ के कलकत्ता चला गया है, देखते हैं क्या हो पाता है। भोला का सिकुड़ा हुआ चेहरा जैसे चिकना गया। आशा में कितनी सुधा है। बोला, अब तो तुम्हारा ही आसरा है, मैं तो छुट्टी हो तो कल तो चल एक दिन देखाएं। देखिए उसकी
उसके मन की भाव की बात जब होरी उसको बोल देता है ना, तो उसको एकदम आशा, मतलब उसको बता दिया कि हाँ मतलब तुम्हारा काम हो सकता है, होने की संभावना है पूरी। तो जिस चीज़ की हमें ज़रूरत होती है और उसके बारे में अगर हमें संकेत मिलता है तो हमारे मन में खुशी होती है। अगर हम को नौकरी ढूँढ रहे हैं और हमें अगर काम मिल जाता है और हमें कहीं अप्लाई किया और ऑफ़र आ जाता है तो हमें कितनी खुशी होती है। बस ठीक वैसे ही है कि जिस इंसान की ज़िंदगी में जिस चीज़ का अभाव होता है और वो चीज़ अगर उसको मिल जाती है, तो समझिए कि मन उसका गदगद हो जाता है। तो बस इसका भी हो जाता है। मैं ठीक-ठाक करके तब तुमसे कहूँगा, बहुत उतावली करने से भी काम बिगड़ जाता है। बोरिस वो क्या बोल रहा है, पहले मैं पता करूँगा अपने हिसाब से सारा चीज़ सेटअप करूँगा और तब तुमको बोलूँगा। अगर हम बहुत ज़्यादा जल्दबाज़ी करेंगे, तो भी काम बिगड़ जाएगा। जब तुम्हारी इच्छा हो तब चलो, उतावली काहे की, इस काबरी पर मन ललचाया हो तो ले लो। वो बोल रहा है कि गाय ले जाओ, ये काम कर रहा है ना, इसलिए। ये गाय मेरे मान की नहीं है दादा, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता। अपना धर्म ये नहीं कि मित्रों का गला दबाएँ। जैसे इतने दिन बीते वैसे ही और भी बीत जाएँगे। तुम तो ऐसे ही बातें करते हो होरी, जैसे हम तुम हो, तुम दो हैं। तुम गाय ले जाओ, दाम जो चाहे देना। जैसे मेरे घर में रहती है वैसे ही तुम्हारे घर में रही। 80 रुपये में ली थी, तुम 80 रुपये ही दे जाओ जाओ। लेकिन मेरे पास नगद नहीं है दादा, समझ लो। अब वो तुमसे नगद मांगता कौन है भाई? अब होरी ने बता दी ना, पहले तो उसके लिए पूरा भूमिका बनाया, इसको इसकी जरूरत है, उसको पूरा बात बोला। अब तो उसको बताया कि मेरा काम कर सकता है, तो वो भी बोल रहा है ना कि अच्छा गाय ले जाओ। तो बोल रहा मेरे पास पैसा नहीं है, तो बोलता है कि मैंने तुमसे रुपया कम मांगा है, तो टेंशन क्यों लेता है? हम दोनों तो एक ही है ना। ये है असली स्टाइल पटाने की किसी को। होरी की छाती गजबर हो गई। 80 रुपये में गाय महंगी न थी, ऐसा अच्छा डिल-डोल। दोनों जून में 6-7 सेर दूध, सीधी ऐसी कि बच्चा भी दूल्हे। इसका तो एक-एक बाछा 100-100 का होगा। द्वार पर बंधेगी तो द्वार की शोभा बढ़ जाएगी। उसे अभी कोई 400 रुपये देने थे, लेकिन उधार वो एक तरह से मुफ्त समझता था, है ना? अभी उसके ऊपर 400 रुपये का कर्जा था। उस ज़माने की बात है, 1936 का समय, और 400 रुपये का मतलब समझिए कि आज का कम से कम 2 ढाई लाख मान लीजिए। तो उस पर इतना कर्जा था, लेकिन वो कह रहे हैं ना कि होरी तो उधार को मुफ्त समझता था। उसका अपना स्टाइल था। कहीं भोला की सगाई ठीक हो गई तो साल 2 साल तो वो बोलेगा ही नहीं ना। उसको पता है कि अगर उसने भी अंधेरे में तीर मारा था, ये तो सब कुछ। लेकिन उसने कहा कि अगर सगाई ठीक हो गई तो 2 साल वैसे ही पैसा नहीं मांगने वाला है, हमें क्या जा रहा है। इस तरह से अपना सेटलमेंट कर रहा है वो। सगाई न भी हुई तो होरी का क्या बिगड़ता है, और कहता है कि अगर उसका काम नहीं हुआ तो हमारा क्या जाने वाला है, गाय वापस दे आएंगे। यही तो होगा, भोला बार बार तगादा करने आएगा, बिगड़ेगा, गालियां देगा। लेकिन होरी को इसकी ज्यादा शर्म न थी। इस व्यवहार का वह आदी था, है ना? मतलब उसको आदत थी इस प्रकार की, लोग ले मांगने आते रहते, कोई फर्क नहीं पड़ता ज्यादा। प्रेमचंद क्या लिख रहे हैं आगे? कृषक के जीवन का तो ये प्रसाद है, भोला के साथ वह छल कर रहा था और यह व्यापार उसकी मर्यादा के अनुकूल था। अब भी लेन देन में उसके लिए लिखा पढ़ी होने और न होने में कोई अंतर न था। सूखे बूढ़े की विपदाएं उसके मन को भीरू बनाए रहती थी। ईश्वर का रौद्र रूप सदैव उसके सामने रहता था, पर वह छल उसकी नीति में छल न था, यह केवल स्वार्थ सिद्धि थी। वो कह रहा कि छल हो रहा है, लेकिन उसके लिए क्या था, उसे अपने काम को निकालना था बस। सब पता था उसको, उसके बावजूद भी स्वार्थ सिद्धि थी, और यह कोई बुरी बात न थी। इस तरह का छल तो वह दिन रात करता रहता था। घर में 2-4 रुपए पड़े रहने पर भी महाजन के सामने कस्में खा जाता था कि एक पाई भी नहीं है। सन को कुछ गीला कर देना और हुई में कुछ बिलोने भर देना उसकी नीति में जायज था। और यही तो केवल स्वार्थ न था, थोड़ा सा मनोरंजन भी था। बुड्ढों का बुड़बड़ हास्यास्पद वस्तु है, और ऐसे बुड्ढों से अगर कुछ ऐंठ भी लिया जाए तो कोई दोष पाप नहीं, है ना? ये सारी बात बता रहा है इसमें कि अगर इस प्रकार, वो तो बुड्ढा था, बोला वैसे भी, कह रहा है कि ये सब तो मतलब हमारे रोजमर्रा का तरीका है और ये कोई नीति विरुद्ध चीज नहीं है, इसलिए इसको हम कर सकते हैं। और इसको करने के लिए होरी बहुत ज्यादा विचार नहीं करता है, और कह रहा है कि ठीक है, अगर उसका काम हो गया तो भी ठीक है और नहीं हुआ तो भी ठीक है, हमें क्या लेना देना उससे। भोला ने गाय की पगैया होरी के हाथ में देते हुए कहा, ले जाओ महतो, तुम भी क्या याद करोगे। वो गाय की पगैया पकड़ा देता है ना, क्योंकि उसको काम है भाई। ठीक है।
ब्याते ही 6 सेर दूध लेना है ना, मतलब जैसे ही मतलब बच्चा देगी तो दूध देना शुरू कर देगी अच्छे से। चलो मैं तुम्हारे घर तक पहुँचा दूँ, शायद तुम्हें अनजान समझकर रास्ते में कुछ दिख करे। मतलब तुमसे इसका परिचय नहीं है गाय का, ना तो हो सकता है तुम्हें कुछ परेशानी दे रास्ते में, इसलिए मैं तुम्हें इसको घर तक पहुँचा देता हूँ। अब तुमसे सच कहता हूँ, मालिक 90 रुपए देते थे, पर उनके यहाँ गऊओं की क्या कदर, मुझसे कोई किसी हाकिम हुकाम को दे देते। हाकिमों को गऊ की सेवा से मतलब, वह तो खूब खून चूसना पर जानते हैं। जब तक दूध देती रखते, फिर किसी के हाथ बेच देते, किसके पल्ले पड़ती कौन जाने। रुपया ही सब कुछ नहीं है भैया, कुछ अपना धर्म भी तो है। तुम्हारे घर आराम से रहेगी तो यह न होगा कि तुम आप खाकर सो रहे हो और गऊ भूखी खड़ी हो। उसकी सेवा करोगे, चुमकारोगे, गऊ हमें आशीर्वाद देगी। तुमसे क्या कहूँ भैया, घर में चंगुल भर भूसा नहीं रहा। रुपये से बाजार में निकल गए। सोचा था महाजन से कुछ लेकर भूसा ले लेंगे, लेकिन महाजन का पहला ही नहीं चुका। देखिए ये भी अपनी वापस दाव खेल रहा है। अब भूसा की बात बोल रहा है कि भूसा नहीं है भैया, क्योंकि गाय बेच रहा है ना, तो हो सकता है होरी कुछ पैसा, जबकि होरी बोल चुका मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन हो सकता है इसके घर में भूसा होगा, भूसा दे देगा। तो दोनों की एक दूसरे को आवश्यकता है, जरूरत है, इसलिए दोनों एक दूसरे के प्रति बड़े हम्बल और विनम्र बन रहे हैं। बाकी इसके अलावा आगे कुछ भी नहीं है। उसने इनकार कर दिया। इतने जानवरों को क्या खिलाएंगे, यही चिंता मारे डालती है। चुटकी चुटकी भर खिलाऊं तो मन भर रोज का खर्च है, भगवान ही पार लगाए तो लगे। होरी ने सहानुभूति के स्वर में कहा, तुमने हमसे पहले क्यों नहीं कहा, हमने एक गाड़ी भूसा बेच दिया। भोला ने माथा ठोकर कहा, इसलिए नहीं कहा भैया कि सबसे अपना दुख क्यों रहूं, बांटता तो कोई नहीं, हंसते सब है। जो गाय सूख गई उनका गम नहीं, पत्ती सत्ती खिलाकर खिला दूंगा, जिला दूंगा, लेकिन अब तो रातिब बिना नहीं रह सकती। हो सके तो 10-20 रुपए भूसे के लिए दे दो। वो पटा रहा है कि ठीक है, कुछ पैसा दे दो, हमारे पास ही पैसा नहीं है। किसान पक्का स्वार्थी होता है, इसमें संदेह नहीं। उसकी गांठ से रिश्वत के पैसे बड़ी मुश्किल से निकलते हैं। भाव ताव में तो वह चौकस होता है। ब्याज की एक एक पाई छुड़ाने के लिए वह महाजन की घंटों चिरोरी करता है। जब तक पक्का विश्वास न हो जाए, वह किसी के फुसलाने में नहीं आता। प्रेमचंद कह रहे हैं किसान बहुत स्वार्थी होता है। स्वार्थी क्या होगा बेचारा, उसकी औकात भी क्या है। वो सारे जहां को भोजन कराता है, लेकिन वो हमेशा भूखा रहता है, वो हमेशा अभाव में रहता है। तो उसी संघर्ष या उसी दर्द को अगर उस तरह से देखा जाए, लेकिन उसका संपूर्ण जीवन प्रकृति के स्थायी सहयोग है। वृक्षों में फल लगते हैं, उन्हें जनता खाती है। खेती में अनाज होता है, वह संसार के काम आता है। गाय के थन में दूध होता है, खुद वह पीने नहीं जाती, दूसरे ही पीते हैं। मेघों से वर्षा होती है, उससे पृथ्वी तृप्त होती है। ऐसी संगति में कुत्सित स्वार्थ के लिए कहाँ स्थान है। होरी किसान था और किसी के जलते हुए हाथ में घर सेकना उसने सीखा ही ना था, है ना। वो किसान था, स्वार्थी भले था, लेकिन किसी का नुकसान करना, किसी को इस तरह से घाटा देना उसने कभी सीखा नहीं था। भोला की संकट कथा सुनते ही उसकी मनोवृत्ति बदल गई। भगैया को भोला के हाथ से लौटाता हुआ बोला, रुपये तो दादा मेरे पास नहीं है, हाँ थोड़ा सा भूसा बचा है, वह तुम्हें दूंगा, चलकर उठवा लो। भूसे के लिए तुम गाय बेचोगे तो मैं, और मैं लूंगा, मेरे हाथ न कट जाएंगे। कह मेरे पास पैसा तो नहीं, लेकिन भूसा दे सकता हूँ। भोला ने आर्त कंठ से कहा, तुम्हारे बैल भूखे न मरेंगे, तुम्हारे पास भी ऐसा कोई खुद सा खुदरा भूसा रखा है। नहीं दादा, अब की भूसा अच्छा हो गया था, मैं तुमसे नाहक भूसे की चर्चा की। तुम न कहते और पीछे से मुझे मालूम होता तो मुझे बड़ा रंज होता कि तुमने मुझे इतना गैर समझ लिया। अवसर पड़ने पर भाई की मदद भाई भी न करे तो काम कैसे चले। कह रहा है कि ठीक है, तुमने बोल दिया, अच्छा किया, अगर तुम बाद में मुझे पता चलता तो मुझे ज्यादा दुख होता ना। मतलब दोनों एक दूसरे के प्रति बहुत, समझे कि बहुत ही भाईचारा अभिव्यक्त कर रहे हैं। मुद्रा एक गाय तो लेते जाओ, अभी नहीं दादा, फिर ले लूंगा, तो भूसे के दाम दूध में कटवा लेना, तो भूसे के दाम दूध में कटवा लेना। होरी ने दुखित स्वर में कहा, दाम कौड़ी की इसमें कौन सी बात है दादा, मैं एक दो जून तुम्हारे घर खा लूं तो तुम मुझसे दाम मांगोगे, लेकिन तुम्हारे बैल भूखे मरेंगे कि नहीं, भगवान कोई न कोई सबील निकालेंगे ही, आषाढ़ सिर पर है,
कड़वी बो दूंगा, मगर ये गाय तुम्हारी हो गई, जिस दिन इच्छा हो आकर ले जाना। ले नहीं जाता है वो, मतलब दोनों में लेन देन हो चुका है, लेकिन थोड़ा भूसा दे देता है उसको, बोलता पैसा, वो बार बार पैसा मांग रहा है ना, तो पैसा तो इसके पास है भी नहीं वैसे भी, और वो ऐसा करके मतलब उसकी हेल्प कर रहा है भोला की। किसी भाई का नीलाम पर चढ़ा हुआ बैल लेने से जो पाप है वह इस समय तुम्हारी गाय लेने में। होरी बोल रहा है कि कोई भाई अगर उसका बैल किसी कारण से नीलाम हो गया है, अगर हम उसको ले रहे हैं और तुम्हारी अगर स्थिति खराब हो, और आज मैं तुम्हारी गाय ले जाऊंगा, ये बहुत बड़ा पाप होगा। होरी में बाल की खाल निकालने की शक्ति होती तो वह खुशी से गाय लेकर घर की ओर आ लेता। भोला जब नगद रुपये नहीं मांगता तो स्पष्ट था कि वह भूसे के लिए गाय नहीं बेच रहा है, बल्कि इसका कुछ और आशय है। लेकिन जैसे पत्तों के खड़कने पर घोड़ा अकारण ठिठक जाता है और मारने पर भी आगे कदम नहीं उठाता, वही दशा होरी की थी। संकट की चीज लेना पाप है, ये बात जन्म जन्मांतरों से उसकी आत्मा का अंश बन गई थी, है ना। तो कह रहा है कि मतलब संकट में कोई फंसा, उसका फायदा उठाना शायद इसको पसंद नहीं था, इसलिए वो गाय उसमें नहीं ले रहा है। होरी ने जवाब दिया, अभी मैं राय साहब की डोरी पर जा रहा हूँ, वहीं से घड़ी भर में लौटूंगा, तभी किसी को भेजना। भोला की आंखों में आंसू भर आए। बोला, तुमने आज मुझे उगाड़ लिया होरी भाई। मुझे अब मालूम हुआ कि मैं संसार में अकेला नहीं हूँ, मेरा भी कोई हितु है। एक क्षण के बाद उसने फिर कहा, उस बात को भूल न जाना। फिर वो याद दिलाता है उसको कि वो मेहरिया वाली बात, शादी वाली बात याद दिलाता है। होरी आगे बढ़ा तो उसका चित्त प्रसन्न था, मन में एक विचित्र स्फूर्ति हो रही थी। क्या हुआ, 10-5 मन भूसा चला जाएगा, बेचारे को संकट में पड़कर अपनी गाय तो न बेचनी पड़ेगी। अब मेरे पास जब मेरे पास चारा हो जाएगा तब गाय खोल लाऊंगा। भगवान करे मुझे कोई मेहरिया मिल जाए, फिर तो कोई बात ही नहीं। मैंने कहा ना, वो जब जो उसने उसको लड़की वाली बात कहानी सुनाई थी वो काल्पनिक थी कि मेरे ससुराल में मेहरिया है, इसलिए वो भी कह रहा है कि कोई मिल जाए तो अच्छा ही, हमारा क्या जा रहा है। तो कैसे किसको इम्प्रेस करना होता है, ये व्यवहारिक बुद्धि किससे काम करती है, ये होरी इस चीज को अच्छे से समझता है। उसके उसने पीछे फिर कर देखा, कबरी गाय पूंछू से मक्खियां उड़ाती, सिर हिलाती, मस्तानी मंद गति से झूमती चली जाती थी, जैसे बांदियों के बीच में कोई रानी हो। कैसा शुभ होगा वह दिन जब ये कामधेनु उसके द्वार पर बंधेगी। वो जब बोला गाय लेके जा रहा था तो देख रहा था मुड़ करके वापस, सोच रहा था कि कामधेनु मेरे घर आ जाएगी उस दिन, वो दिन क्या शुभ होगा मेरे लिए, है ना। देखिए मैंने कहा ना कि इस गोदान या गाय का जो सपना है, इस उपन्यास का जो मेन विषय वही है। और होरी का सपना है गाय लेना चाहता है, लेकिन उस गाय को लेने में उसको कितनी दिक्कत, कितनी परेशानी आ रही है, कितने संकट आ रहे हैं, चीजों को किस प्रकार से प्रेमचंद इस पहले चैप्टर में अभिव्यक्त कर रहे हैं। और होरी उसकी सेवा कैसे करना चाहता है, यानी कि वो किस तरह से उसके सोशल स्टेटस का भी सिंबल है, इकोनॉमिकल एम्पावरमेंट भी देगा उसको, और उसके परिवार को सक्षम समृद्ध करने में उसकी क्या भूमिका है। पशुओं के साथ किसानी जीवन का एक जो पुराना जो रिश्ता रहा है। आज तो हमारा समाज और समय बहुत बदल चुका है, टेक्नोलॉजी अब हिंदुस्तान में आ रही है पूरी तरह से, और किसान अब देखिए बैल भी हमारी किसानी जिंदगी से बाहर होते जा रहे हैं, पशुओं का जैसे महत्व कम होता जा रहा है, तो सारी चीजें भी हो रही है, तो उस दिशा को भी समझ सकते हैं, उस स्थिति को भी। तो इस उपन्यास में भोला और प्रेमचंद या होरी का जो पूरा संवाद है, एक चैप्टर पूरा हो जाता है। और इस चैप्टर में गाय की जो अनुशंसा है या गाय की जो आकांक्षा है, तो कैसे वो उसको पूरा करता है, कैसे समझाता है, इसके बारे में प्रेमचंद में बता रहे हैं। मैंने कहा इसके लिए बहुत सारे वीडियो बनाने की आवश्यकता होगी हमें, क्योंकि हम कोशिश करेंगे कि आपको पूरा उपन्यास व्याख्या करते हुए समझाएं, और व्याख्या करते हुए समझाने में हमें समय भी लगेगा, लेकिन अगर आप इसको सुनेंगे समझेंगे तो आपको बहुत सारे परीक्षा के जो सवाल है उनको हल करने में मदद मिलेगा, और उपन्यास की संरचना को समझने में, उपन्यास की दृष्टि, अगर आप राइटिंग करना चाहते हैं, लिखना पढ़ना चाहते हैं, उपन्यास को समझना चाहते हैं, परीक्षा पास तो करना ही है, लेकिन उसको सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक संदर्भ में समझ करके अपनी खुद की दृष्टि बनाना चाहते हैं, उस लिहाज से भी टेक्स्ट को समझने में बहुत ही मददगार होगा हमारा वीडियो। इसलिए कृपया इसको पूरा देखिए और अपना मत अभिमत रखिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों में इसको सर्व कीजिए प्लीज। इसमें कोई
कंजूसी मत कीजिए और कंजूसी करना भी नहीं है। सेमरी और बेलारी दोनों अवध प्रांत के गांव हैं। जिले का नाम बताने की कोई जरूरत नहीं। होरी बेलारी में रहता है राय साहब अमरपाल सिंह सेमरी में। ठीक है, ये अवध प्रांत के दोनों गांव है। होरी बेलारी में रहता है और उसके जो मालिक है राय साहब सेमरी में, दोनों ही गांव है। दोनों गांवों में केवल 5 मील का अंतर है। पिछले सत्याग्रह संग्राम में राय साहब ने बड़ा यश कमाया था। काउंसिल की मेंबरी छोड़कर जेल चले गए थे। तब से उनके इलाके में आसामियों ने उनसे बड़ी श्रद्धा हो गई थी। ये देखिए, मैंने कहा ना, उसमें आज़ादी का मूवमेंट भी चल रहा था ना कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में, तो राय साहब भी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो कहते हैं कि यहाँ के सामंत भी ऐसी बात नहीं कि सिर्फ आज़ादी का विरोध, मतलब सिर्फ अंग्रेजों के साथ सारे थे, बहुत सारे थे जिनको पता चल रहा था कि आज़ादी आने वाली है तो हमें इस तरफ मुड़ना है, तो वो उस लिहाज से भी वो उस तरफ बढ़ रहे थे। इसको भी समझने की आवश्यकता है। तो इन सारी चीजों का भी प्रेमचंद ने अपने इस टेक्स्ट में जिक्र किया है। यह नहीं कि उनके इलाके में आसामियों के साथ कोई खास रियायत की जाती हो या डांड और बेगार की कड़ाई कुछ कम हो, मगर ये सारी बदनामी मुख्तारों के सिर आती है। राय साहब की कीर्ति पर कोई कलंक न लग सकता था। वह बेचारे भी तो उसी व्यवस्था के गुलाम थे। जाब्ते का काम तो जैसे होता था चला आया वैसा ही होगा। राय साहब की सज्जनता उस पर कोई असर न डाल सकती थी। इसलिए आमदनी और अधिकार में जो भर की भी कमी न होने पर भी उनका यश मानो बढ़ गया था। असामियों से वह हंसकर बोल लेते थे, ये क्या कम है, सिंह का काम तो शिकार करना है। अगर वह गरजने और गुर्राने के बदले मीठी बोली बोल सकता है तो उसे घर बैठे मनमाना शिकार मिल जाता। शिकार की खोज में जंगल में न भटकना पड़ता। उन्होंने कहा ना कि राय साहब ने भले ही काउंसिलिंग की मेंबरी छोड़कर के सत्याग्रह के लिए जेल गए हो, है ना, गांधी का जमाना सत्याग्रह चल रहा था गांधी जी के नेतृत्व में ना, लेकिन वो कह रहे हैं कि उन्होंने टैक्स और उन सारी चीजों में बेगारे में कोई कमी नहीं की थी, क्योंकि उन्हें भी तो आगे टैक्स भरना पड़ता था ना अंग्रेज सरकार को ना भाई। अपनी रियासत का काम भी करना पड़ता था, उनका अपने रीति रिवाज, उनकी अपनी लाइफ स्टाइल थे, उनके